Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग यूईटी लाहौर के ई कैट के एक और लेक्चर सीरीज के ऊपर मूव कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग 2016 के 2018 के रिमेनिंग पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को अपनी मंतकी अंजाम पे पहुंचाएं और आज की क्लास के अंदर भी ई कैट के पास पेपर्स को कवर करेंगे। अगर आप में से कोई बच्चा फर्स्ट टाइम इस लेक्चर सीरीज को ले रहा है, मैं दो चीजें आपको डिफाइन कर देता हूं। बेटा मैंने ई कैट का 2024 का ऑथेंटिक पेपर ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है क्योंकि लास्ट ईयर का वो पेपर है। आपके पास ई कैट के पेपर्स इतने वाइडली अवेलेबल नहीं है। बेटा ये पेपर जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं ये बड़ी मुश्किल से और बहुत रिसर्च करने के बाद मिल रहे हैं। दैट्स द रीजन कि इसको बनाने में टाइम लग रहा है। अगर आप देखो नर्स के पेपर्स कैसे जल्दी जल्दी में करवा रहा होता था, उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई नर्स के पेपर्स वाइडली अवेलेबल हैं। ऑन दी अदर हैंड यूईटी के पेपर्स इतने वाइडली अवेलेबल नहीं है। 2024 के अंदर बेतहाशा मेरे बैच के बच्चों ने ई कैट का टेस्ट दिया था, तो मैंने उन पेपर्स को पूरा कंप्लीटली सॉल्व करवाया था। इसके अलावा जो ई कैट के पेपर्स अवेलेबल हैं 2010 का 11 का वो मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं, 2017 का ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं, 2016 का ये रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं और साथ साथ इसमें 2018 के भी क्वेश्चंस को मैं डाल दूंगा। तो भाई इन पेपर्स को लाजमी तौर पे सॉल्व करिएगा क्योंकि जितने क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जितना बैंक ऑफ क्वेश्चन अवेलेबल है, उसको आप लाजमी तौर पे प्रैक्टिस करके जाओ। सेकंड नंबर के ऊपर अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो तो लाजमी तौर पे आपने लाइव क्लासेस के बैच को ज्वाइन करना है। ये रमजान बैच जो स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर आपकी ना सिर्फ ई कैट की तैयारी कवर करवाई जाएगी बल्कि इसके साथ साथ नस्क के नेट 3 की नेट 4 की तैयारी भी शामिल होगी। इसके साथ साथ फास्ट यूनिवर्सिटी की कंप्लीट प्रिपरेशन भी शामिल होगी, यूईटी की कंप्लीट प्रिपरेशन भी शामिल होगी, जीआईकेआई की कंप्लीट प्रिपरेशन भी शामिल होगी। या फिर अगर आप एनईडी के अंदर मैरान में अप्लाई कर रहे हैं तो आप लाजमी तौर पे इस बैच को ज्वाइन करिए। इस बैच में आपकी हर चीज कवर करवाई जाएगी बहुत डिटेल तरीके से। याद रखिएगा इस बैच का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई इस बैच में आपको कंप्लीटली लाइव क्लासेस के अंदर कोर्स की तमाम कंटेंट कवर करवाया जाता है। यानी कि लाइव क्लासेस के अंदर आपको कंप्लीट एप्टीट्यूड कोर्स पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि बेटा जो भी आपकी लाइव क्लास होती है उसके अलावा आपके डाउट सेशंस अलग से परफॉर्म होती हैं, तो उन डाउट सेशंस के अंदर अपनी आप क्वेरीज पूछ सकते हो प्रैक्टिस मटेरियल की। जो भी आपके टेस्ट कंडक्ट होते हैं प्रॉपर्ली सेम पैटर्न के ऊपर होते हैं, जिस तरह नस का होता है, फास्ट का होता है, एनईडी का होता है, आईबीए का होता है या फिर यूईटी का होता है। और इस टेस्ट का आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है प्रॉपर्ली वीडियो सॉल्यूशन के भाई इस टेस्ट में कौन से क्वेश्चन से सॉल्व करने की ट्रिक्स क्या है, कैसे सॉल्व किया एंड सो ऑन। तो लाजमी तौर पे बैच को ज्वाइन करें। अगर आप पाकिस्तान की तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करना चाहते हैं तो इस बैच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मल्टीपल टाइम आपका कोर्स कवर होगा। नस के लिए अलग, फास्ट के लिए अलग, जीआईकेआई के लिए अलग, तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। एनटीएस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, यूईटी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, कॉमसेट्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, एनईडी की कर रहे हैं उसके लिए, मैरान की कर रहे हैं उसके लिए, तो मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। तो एक ही बैच के अंदर आपकी पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर अप होगी। आज की क्लास के पहले क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। बोलो बेटा आज की क्लास के पहले क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। मेजॉरिटी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस साल ये यूईटी के पेपर में आया था अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में फेल हो गए थे। भाई समझ में नहीं आया। एग्जामिनर कह रहे हैं गिवन दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2x माइनस का 1 एंड x इंटू 5x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 2x माइनस का 1। इवेल्युएट इंटीग्रेशन 3 अपर लिमिट लोअर लिमिट इज 1 एंड x इंटू 5x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 2x माइनस का 1। अब देखो क्वेश्चन बेसिकली एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है अपर लिमिट 3 की आ रही है, लोअर लिमिट 1 की आ रही है और आपको फंक्शन कैसा गिवन है, फंक्शन गिवन है x इंटू 5x माइनस का 2। और बेटा देखो नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है, नीचे डिवीजन में आ रहा है अंडर रूट का अंडर रूट, यहां पर आ रहा है 2x, यहां पे आ रहा है माइनस का 1 इंटू dx। एग्जामिनर कह रहे हैं इस चीज को सॉल्व करो। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को देखते साथ ही बेहोश हो गए थे। उनके जहन में आया कि सर ये तो इतना मुश्किल क्वेश्चन है, आप यहां पे ये चीज खाली देखें, इतनी मुश्किल चीज पे इंटीग्रेशन अप्लाई करने को कही हुई है, इतना मुश्किल फंक्शन आ रहा है उसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करने को हमें कही हुई है। अक्सर बच्चे परेशान हो गए थे। हालांकि हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट गिवन होती है। देखो भाई इंटीग्रेशन में कोई डिवीजन फॉर्मूला नहीं है। आपने जो है ना गलत कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना कि बच्चा इतना परेशान होता है डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई कर देता है। हमेशा याद रखो इंटीग्रेशन में कोई डिवीजन फॉर्मूला नहीं है। बाय पार्ट जो है या पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो एक मेथड है, वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना होता कभी भी। तो आप देखो क्वेश्चन में आपको एक हिंट गिवन है, ये आपको दो फंक्शंस पता नहीं क्यों गिवन है देख रहे हो भाई, गिवन दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2x माइनस का 1 एंड x इंटू 5x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय रूट 2x माइनस का 1। ये दो फंक्शंस आपको किस वजह से गिवन है, जरा इसकी लॉजिक को समझो कि भाई ये दो फंक्शंस गिवन है, एक फंक्शन y का है और एक फंक्शन जो ये गिवन है ये एग्जैक्टली आपका जिस क्वेश्चन पे आपको इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है उसके बराबर है। यानी कि यहां पे कोई लॉजिक आ रही है। जरा इस लॉजिक को पिक करते हैं कि देखो मेरे पास एग्जामिनर कह रहा है कि y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है बेटा अंडर रूट के अंदर 2x माइनस का 1। आगे रूट में क्या आ रहा है 2x माइनस का 1। अब जरा और से बात समझो, एग्जामिनर कह रहा है गिवन दैट ये चीज तुम्हें दी हुई है, ये चीज तुम्हें दी हुई है कि ये फंक्शन है y का
और तुम्हें एक और फंक्शन गिवन है ये वाला, और इस फंक्शन की इंटीग्रेशन लेनी है। तो यार लॉजिकली सोचो कि अगर मैं इस y का डेरिवेटिव लेता हूं तो क्या मिलेगा मुझे। अगर मैं इस टर्म का लेट सपोज डेरिवेटिव लेता हूं तो क्या बन जाएगा, देखो डेरिवेटिव का मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई करोगे। डेरिवेटिव का मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला क्या कहता है, पहली वाली टर्म को एज इट इज रहने दो, दूसरी टर्म का डेरिवेटिव लो। तो स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेने की शॉर्टकट मैंने आपको अपने बैजेस में सिखाई थी बेटा। स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, सिंपल 1/2, जो भी रूट वाली टर्म है वो नीचे वाले 2 के साथ लिखोगे, ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन का साइन और फिर रूट के अंदर वाली टर्म्स का डेरिवेटिव। तो 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, माइनस के 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया, फिर मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूले का प्लस साइन। अब जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज रहने दोगे, और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं लिया तो उसको अप्लाई कर दोगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बिकम 2x के बराबर। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो 2 से देखो 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अच्छा भाई, आगे क्या करें, अब इसको आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे कि भाई यहां से मैं, अगर मैं यहां से सिंपल तरीके से x को कॉमन ले लूं, तो अगर मैं x को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ऊपर मेरे पास बच गया, ऊपर यहां से मैंने एक x को कॉमन ले लिया ना तो एक x बच गया, नीचे डिवीजन के अंदर अंडर रूट का अंडर रूट 2x माइनस का 1, और यहां पे क्या आ रहा है, प्लस का अंडर रूट के अंदर 2x माइनस का 1, और यहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है खाली 2 बच रहा होगा क्योंकि हमने एक x को कॉमन ले लिया ना। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर आप इसको क्या करवा दो, सिंप्लीफाई करवा दो। सिंप्लीफाई कैसे करवाते हैं बेटा, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई आप यहाँ पे सिंपल तरीके से एलसीएम ले लो। तो एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो क्या बन गया, ये हो जाएगा, देखो नीचे आ जाएगा सिंपल अंडर रूट के अंदर 2x माइनस का 1, सही है ना, नीचे आ गया रूट में 2x माइनस का 1, इस पूरी टर्म के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 जाके x से मल्टीप्लाई होगा, x का x आ गया, फिर ये रूट 2x माइनस का 1 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। कभी भी दो अंडर रूट्स अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी दो अंडर रूट्स अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, दोनों की इंटरनल वैल्यू सेम है, तो स्क्वायर रूट जो होता है वो गायब हो जाता है। तो रूट 2x माइनस का 1 जब रूट 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो खाली यहाँ पे एक बचेगा 2x माइनस का 1, और बाहर वाला 2 एडिटिस का एडिटिस, तो 2 अंदर जाके टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, x का x प्लस का 2 2 जार 4x माइनस का 2, और नीचे डिवीजन के अंदर अंडर रूट का 2x माइनस का 1। तो जरा गौर से देखो मैं क्या चीज समझाई मैंने, यहां पे देखो क्या बन गया, x प्लस का 4x यानी कि 5x माइनस का 2 एज इट इज, और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है, अंडर रूट 2x माइनस का 1। तो लॉजिक को जरा समझे आप लोगों ने कि भाई आपको बेसिकली एग्जामिनर ने जो फंक्शन दिया हुआ था ये उसका डेरिवेटिव है। देखो क्वेश्चन में लिख के नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में यहां पे लिख के नहीं दिया हुआ, मगर एग्जामिनर ने चालाकी क्या करी है कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव आपको निकाल के बताया हुआ है। तो एग्जामिनर कह रहे हैं कि उस डेरिवेटिव का अगर तुम इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर क्या होगा। बताओ भाई, बात कनेक्ट कर पा रहे हो, मैंने तभी आपको सॉल्व करके दिखाया कि इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या थी। इस क्वेश्चन की लॉजिक ये है कि भाई तुम्हें एक ओरिजिनली फंक्शन गिवन है, जरा और से बात समझो, आपको बेसिकली यहां पे एक फंक्शन गिवन था, उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी साथ में गिवन है, यानी कि आपको ओरिजिनल फंक्शन भी बता दिया, उसका डेरिवेटिव जो आएगा वो भी बता दिया, और आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं उस डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन क्या होगी, यानी कि डेरिवेटिव लगाने के बाद जो आंसर आया उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। तो भाई मैंने तभी आपको सॉल्व करके दिखाया कि देखो इस तरह के क्वेश्चन में कभी फंस जाओ तो चेक कर लेना कि जो जो दो फंक्शंस गिवन है क्या वो एक दूसरे का डेरिवेटिव तो नहीं है। साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो तुम्हें बेसिकली क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन है, जरा गौर से बात समझो, तुम्हें क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन है, उसका जब आपने डेरिवेटिव लिया तो आपको एक आंसर मिल गया। अब एग्जामिनर क्या कह रहा है, इस आंसर का इंटीग्रेशन ले लो। तो भाई इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन क्या होता है, अपोजिट काम। तो अगर मैं आंसर का इंटीग्रेशन लूंगा तो अल्टीमेटली वापस क्या मिल जाएगा, फंक्शन मिल जाएगा ना। तो भाई ये क्वेश्चन विद इन सेकंड्स में सॉल्व करने का है, खाली एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर रहा है। बात समझ पा रहे हो कि देखो अगर तुम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो, अगर मैं इस टर्म का डेरिवेटिव लेता हूं तो ये वैल्यू मिल रही है, तो अगर मैं अब इस वैल्यू की इंटीग्रेशन करूंगा तो वापस से ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना तो बच्चों का काम है, क्योंकि देखो जब मैं इस कंप्लीट टर्म की इंटीग्रेशन लूंगा तो वापस से ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। तो यानी कि भाई इस कंप्लीट टर्म की इंटीग्रेशन क्या होगी, सिंपल तरीके से बराबर होगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2x माइनस का 1 के, क्योंकि भाई डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन करके दी हुई है, आपको फंक्शन का डेरिवेटिव बताया हुआ है, और आपसे एग्जामिनर कह रहा है जो डेरिवेटिव का आंसर आ रहा है उसकी इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन पे वापस से ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा ना भाई। तो अब फाइनली लिमिट्स को अप्लाई करोगे, लिमिट्स क्या है मेरी, अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 1 है। अब मैं फाइनली यहां पे लिमिट्स को अप्लाई कर सकता हूं। तो लिमिट्स को अप्लाई कैसे करते हैं बेटा, लिमिट्स को अप्लाई करने का तरीकेकार, एक दफा करोगे अपर लिमिट को अप्लाई, तो जहां जहां आपके पास एक्स आ रहा है वहां पे अपर लिमिट को बेटा डाल दोगे, सही है, एक दफा अपर लिमिट को अप्लाई करोगे, फिर क्या करोगे बेटा, फिर सिंपल तरीके से माइनस का साइन, और एक दफा अप्लाई करोगे लोअर लिमिट को, जहां जहां फंक्शन आ रहा है, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे लोअर लिमिट को अप्लाई करोगे। तो सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 के बराबर, ये हो जाएगा 3 2 6 माइनस का 1 5 के बराबर, फिर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और अंडर रूट के अंदर 2 माइनस का 1, सिंपल रूट 1 बराबर होता है 1 के, तो क्या आंसर आ गया 9 रूट
5 - 1। क्या आंसर आ गया? 9√5 - 1। इस तरीके से फाइनली हमारा एक क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अरे भाई क्या मुश्किल बात है इसके अंदर, मुझे बताओ क्या मुश्किल चीज है। देखो दिखने में कितना मुश्किल क्वेश्चन लग रहा था, हालांकि है कितना आसान। ये डेरिवेटिव मैंने आपको खाली लेकर दिखाया है, आपको लेना नहीं है बेटा। ये डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको लेकर दिखाया है, आपने इसको खुद से अप्लाई नहीं करना। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये मैंने खाली आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझाया है कि देखो फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है, आप जल्दी से इसको चेक कर सकते हो। बेसिकली मैंने इसलिए करवाया ताकि लगे हाथों आपका ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए कि देखो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, सिंपल इज दैट यार। डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला क्लियर है बेटा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको यूईटी में बहुत मिलेंगे। सो भाई ये सारी चीजें मैंने आपको बेसिस में पढ़ाई हुई है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वैलिड रूट ऑफ 3x³ माइनस का 8x² माइनस का 5x प्लस का 6। देखो वैलिड रूट का मतलब क्या होता है, रूट कहा जाता है एक ऐसी वैल्यू जो कि आपका आंसर है, रूट कहते हैं आंसर को। तो भाई आप बारी बारी अपने ऑप्शंस को ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के चेक करो, जिसके ऊपर आपकी ओरिजिनल इक्वेशन वेरीफाई हो जाए वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका करेक्ट आंसर कहलाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। रूट्स का मतलब होता है यानी कि आपके रिक्वायर्ड आंसर्स। तो आपने करना ये कि हिट एंड ट्राई मेथड के ऊपर, प्लग इन मेथड के ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले भाई देखो, अगर लेट्स सपोज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तो मैं बारी बारी से क्वेश्चन में जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे ऑप्शन नंबर ए को डालूंगा। अगर तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी, इसका मतलब करेक्ट आंसर है। तो भाई -1 देखो x³ आ रहा है ना। अब देखो थोड़ी चीजें यार आपको अकल से सोचनी पड़ती हैं। अब ये बेसिक मैथ्स है बेटा, मेंटल मैथ्स इसको कहा जाता है। अब देखो मुझे पता है क्यूब क्यूब कैसी पावर है, ऑड पावर है, ऑड पावर नेगेटिव साइन को नेगेटिव रहने देगा। तो अगर मैं -1 डालूंगा तो नेगेटिव का 3 बन जाएगा, फिर माइनस का 8x²। अब देखो एक्स स्क्वायर, स्क्वायर जो है इवन पावर है, नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, मगर बाहर नेगेटिव का 8 ही बचेगा। फिर माइनस का 5 इंटू -1, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 6। भैया नेगेटिव का 3 और नेगेटिव का 8, नेगेटिव का 3 और नेगेटिव का 8 किसके बराबर होता है, नेगेटिव के 11 के। और प्लस का 5 और प्लस का 6 भी क्या होगा, पॉजिटिव के 11 के। तो नेगेटिव का 11 और प्लस का 11 क्या हो जाएगा, 0 देगा आपको। इसका मतलब ये प्रूफ कर रहा है इसको, इसका मतलब ये प्रूफ कर रहा है ये रिक्वायर्ड रूट है। अच्छा भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखो हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने पहले या दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। एक कॉमन एप्टीट्यूड की मिस्टेक क्या होती है, देखो मेरी कोशिश है आपको उस लेवल पे पढ़ाऊं कि आपके लिए कोई फायदा हो सके। अब बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि कॉमन एप्टीट्यूड की मिस्टेक का इस्तेमाल करते हैं। वो पहले ऑप्शन को देखते हैं, वेरीफाई कर रहा है, वो करेक्ट कर देंगे। हालांकि देखो कभी भी क्वेश्चन में अगर लफ्ज आ रहा है बोथ का या ऑल ऑफ दीज का या बोथ ए एंड बी का या ऑल दी अबव आंसर्स का, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपने हमेशा बाकी ऑप्शंस को भी चेक करना है, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पे चालाकी करता है कि देखो बहुत सारे बच्चों ने देखा पहला ऑप्शन वेरीफाई हो गया, वो आगे बढ़ गए इस पर टिक करके। हालांकि यहाँ पे एक ऑप्शन गिवन है बोथ का, तो मैं लाजमी तौर पे एक दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेता हूं। तो अब देखो अगर मेरा ऑप्शन नंबर बी 3 के बराबर है, तो जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे 3 डाल दो। तो क्या बन जाएगा, 3 का क्यूब क्या होता है भाई, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का क्यूब होता है 27 के बराबर। माइनस का 3 का स्क्वायर 9, और हम सबको ये बात मालूम है कि दुनिया के अंदर 9 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होता है, ये होता है 72 के बराबर। वेरी गुड भाई। तो सिंपल तरीके से 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू 8 ये 72 बन गया। माइनस का 5 3 15 प्लस का 6 को चेक कर लेते हैं भैया। 3 इंटू 27, 27 यानी कि 3 की पावर 4 बन गया ना। 3 को दोबारा 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 हो जाएगा। तो ये हो गया 81 माइनस का 72, और माइनस का 15 प्लस का 6, 15 में से 6 निकालोगे तो माइनस का 9 ही बचेगा। तो माइनस का 72 और माइनस का 9, देखो दोनों माइनस में आ रहे हैं तो ऐड होंगे। तो 72 में 10 का इजाफा करूंगा तो 82 बनेगा ना, और 9 का इजाफा करूंगा तो 81 बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव का 72 और नेगेटिव का 9 तो 81 होता है। तो 81 माइनस का 81 ये भी 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बोथ ए एंड बी का। तो भाई हमेशा याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन के अंदर अगर मल्टीपल ऑप्शंस आपको गिवन है, तो आपने हमेशा ऐसे क्वेश्चन को जरूर चेक करना है, एक दफा गो थ्रू करना है। अच्छा भाई, अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कहता है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है the two straight lines m and n are y is equal to 3x plus 1, और n वाली लाइन आ रही है y is equal to 1 by 3x plus का 2। तो which of the following statement is true, m and n are parallel, m and n are parallel, दोनों ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं यार। एक पैरेलल होगा फिर एक परपेंडिकुलर होना चाहिए। m and n do not intersect, m and n intersect at multiple points। अब देखो आपको मैं एक लॉजिक बताता हूं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट लॉजिक है, अक्सर बच्चों को नहीं मालूम होती। दुनिया में कभी भी आपको अगर दो लाइंस गिवन है ना, हमेशा इस लॉजिक का इस्तेमाल करिएगा। दुनिया में कभी भी अगर दो लाइंस गिवन है ना, अगर तो वो लाइंस पैरेलल हैं, अगर तो वो लाइंस पैरेलल हैं, हमेशा याद रखिएगा दोनों लाइंस के अंदर आपके पास जो एक्स और वाई कोफिशिएंट होगा ना, वो सिमिलर होगा। लेट सपोज ये आपके पास आपकी लाइन 1 की इक्वेशन है, और आपकी जो लाइन 2 की इक्वेशन होगी ना, वो क्या होगी, a1x प्लस का b1 बाय
प्लस का C2 इक्वल टू 0। दुनिया में कभी भी दो लाइंस अगर पैरेलल होंगी, हमेशा याद रखिएगा एक शॉर्टकट होता है कि उन दोनों लाइंस के अंदर एक्स और वाई कोफिशिएंट हमेशा सिमिलर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन आ रही है 2x माइनस का 3y प्लस का 9 इक्वल टू 0। एग्जामिनर कहता है कि इस लाइन के पैरेलल में कौन सी लाइन है। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आपको मिलेगा। एग्जामिनर कहता है कि इस लाइन के पैरेलल में कौन सी लाइन है। हमेशा याद रखिएगा दुनिया में अगर दो लाइंस पैरेलल है तो भाई उन दोनों लाइंस के अंदर एक्स और वाई कोफिशिएंट हमेशा सिमिलर होंगे। आपका कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट चरिया हो, कांस्टेंट की टेंशन लेनी भाई, चरिया का मतलब होता है बेवकूफ है, सही है ना, उसे परेशान मत होइएगा सर ने चरिया कह दिया। तो भाई याद रखिएगा अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल है तो उनके एक्स और वाई कोफिशिएंट हमेशा सिमिलर रहेंगे, हमेशा सिमिलर रहेंगे। हाँ, बहुत दफा एग्जामिनर चालाकी करता है कि आपको जो है ना वैल्यू मल्टीपल के फॉर्म पे दे देगा या कोई टर्म मल्टीप्लाई करके दे देगा। लेट सपोज मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन आ रही है 4x माइनस का 6y प्लस का 92। तो भाई आपसे एग्जामिनर पूछेगा क्या ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो सकता है, तो और से देखो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखो कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना। तो 2 का स्क्वायर, 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 4 बनेगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 बनेगा। और अगेन कांस्टेंट की टेंशन लेनी, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट की चिंता नहीं करनी कभी भी। तो याद रखिएगा दो लाइंस अगर पैरेलल होती है तो उनमें एक्स और वाई कोफिशिएंट हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। वाइल अगर दो लाइंस कभी भी परपेंडिकुलर होती हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर दो लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर, तो लेट सपोज पहली वाली लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो पहली वाली लाइन का जो भी y कोफिशिएंट है वो हमेशा होता है सेकंड लाइन का x कोफिशिएंट, और फर्स्ट लाइन का जो भी x कोफिशिएंट होता है विद अपोजिट साइन वो होता है सेकंड लाइन का y कोफिशिएंट। और अगेन कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इसकी चिंता नहीं करिएगा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। ये ट्रिक्स बेटा मैथमेटिक्स ट्रिक्स हैं, आपको बैजेस के अंदर ये पढ़ाई जा रही होती हैं, तो भाई ये कोई टीचर नहीं बताने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। लेट सपोज मैं कहता हूं एक क्वेश्चन गिवन है 4x प्लस का 3y प्लस का 42 इक्वल टू 0। एग्जामिनर कहता है इस लाइन के परपेंडिकुलर के ऊपर जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि भाई फर्स्ट लाइन का जो y कोफिशिएंट है वो सेकंड लाइन का x कोफिशिएंट होगा। फर्स्ट लाइन का जो x कोफिशिएंट है विद अपोजिट साइन, ये देखो ये भी प्लस का 4x है ना, विद अपोजिट साइन ये सेकंड लाइन का क्या होगा, y कोफिशिएंट। और कांस्टेंट अगेन कुछ भी हो सकता है, उसकी चिंता नहीं करनी, तो मैंने अपने पास लिख दिया। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। तो मैंने सारी बातें इसने बताई ताकि क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाए। एग्जामिनर कह रहा है y इज इक्वल टू 3x प्लस का 1, y इज इक्वल टू 1/3x प्लस का 2। तो देखो पहली वाली जो लाइन की इक्वेशन, क्वेश्चन को और से देखिए, आपको उस क्वेश्चन में दो इक्वेशंस गिवन है, सही है, और आपके पास माशाल्लाह से दो जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो गलत आ रहे हैं भाई। एक आ रहा है m एंड n आर पैरेलल, दूसरा भी आ रहा है m एंड n आर पैरेलल। या तो ये एक ऑप्शन होगा m एंड n आर परपेंडिकुलर या फिर होगा नॉट पैरेलल। फिर चेक कर लेते हैं। देखो मेरे पास एक इक्वेशन जो आ रही है वो क्या आ रही है, एक इक्वेशन आ रही है सिंपल तरीके से y इज इक्वल टू के बाद 3x आगे आ रहा है बेटा प्लस का 1, सही है। तो अगर मैं तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट करूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 3x माइनस का y, और इधर प्लस का 1 एज इट इज रहेगा। और दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है भाई, दूसरी इक्वेशन आ रही है मेरे पास सिंपल तरीके से y इज इक्वल टू 1/3x प्लस का 2। तो भाई 3 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई पहले कर लो, देखो पहले सिंप्लीफाई कैसे करोगे कि भाई इस 2 के नीचे बहुत सारे बच्चे गलतियां करेंगे, डायरेक्टली इस 3 को उठा के दूसरी तरफ भेज देंगे। अरे भाई ये फनकारी मत करिएगा, इस 2 के नीचे भी कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे भी तो पहले एलसीएम लोगे ना, फिर ये 3 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। अक्सर बच्चों की बेसिक मैथ्स काफी वीक होती है, वो देखते नहीं है चीजों को। तो भाई इन चीजों का आपने ख्याल रखना है कि देखो यहाँ पे आपके पास 3 सिर्फ एक्स नीचे मल्टीप्लाई हो, एक्स नीचे डिवाइड हो रहा है, 2 के नीचे नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली आप पहले या तो 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो, करवा दिया। अब दोनों टर्म्स के नीचे आ गया, तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस का 6, 3 2 6, और नीचे 3 आ गया। अब ये 3 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट शुड बिकम 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस का 6। तमाम वैल्यूज को अगर मैं एक साइड पे शिफ्ट करूं तो ये बन जाएगा x माइनस का 3y प्लस का 6। अब आप यहाँ पे गौर से देखो, अब आप यहां पे जरा गौर से देखो कि आपकी इक्वेशन क्या बन रही है। अब देखो मेरे पास सेकंड इक्वेशन ये आ रही है, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास ये आ रही है। तो भाई इन दोनों इक्वेशंस के अंदर एक्स और वाई कोफिशिएंट सिमिलर नहीं है, इसका मतलब ये लाइंस कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती। इसका मतलब लॉजिक कुछ और है, ये लाइंस कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती, क्योंकि आप कोई भी कंडीशन अप्लाई करना चाहो। आपको मैं एक और कंडीशन बता देता हूं कि जैसे यहां पे आ रहा है ना कि m और n इंटरसेक्ट कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर, इनफिनाइट पॉइंट्स के ऊपर। तो अगर तो इस तरह की कोई भी कंडीशन आ रही है उसको चेक करने का वैसे एक तरीका और भी होता है, मैं वो भी आपको बता देता हूं कि हमेशा याद रखिएगा दुनिया के अंदर कोई भी इक्वेशन अगर आपके पास गिवन है उसको चेक करने का एक तरीका और क्या होता है कि भाई जो भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है ना, जो भी हमारे पास दुनिया में इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, इस शॉर्टकट को भी अपने जहन में रखिएगा। दुनिया में कभी भी जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, इंटरसेक्ट लाइंस होती हैं, अगर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ऐसी लाइंस की कंडीशन क्या होती है कि a1 डिवाइडेड बाय a2 कैन नेवर बी इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2। यानी कि अगर दुनिया में कभी भी दो लाइंस एक सिंगल पॉइंट के ऊपर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट
इक्वेशन है, तो भाई वहां पे याद रखिएगा a1/a2 कभी भी बराबर नहीं होगा b1/b2 के। वाइल ऑन दी अदर हैंड अगर लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं, अगर कभी भी दुनिया में आपके पास दो इक्वेशंस हैं, उनकी लाइंस अगर पैरेलल आ रही हैं, तो उस सूरत के अंदर हमेशा याद रखिएगा a1/a2 बराबर होगा किसके, b1/b2 के। मगर ये कभी भी बराबर नहीं होता c1/c2 के। जो मैंने आपको एक शॉर्टकट पढ़ाया, ये वही चीज आ रही है। और अगर कभी भी दुनिया के अंदर हमारे पास को इंसिडेंट लाइंस आ रही हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, यानी कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो उस सूरत में क्या होता है कि जो इनफिनाइट पॉइंट्स के ऊपर आपस में इंटरसेक्ट अगर ये कर रही है ना, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर ये लाइंस फॉर्म हुई हुई हैं, अगर ये लाइंस एक दूसरे के क्या हुई हुई है, एग्जैक्टली ऊपर फॉर्म हुई हुई है, उस सूरत में क्या होता है कि देखो अगर मेरी लाइंस कैसी आ रही है, इन्फिनिटी की, तो उस सूरत में कंडीशन ये होती है कि a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के, और ये बराबर है किसके बेटा, c1/c2 के। तो अगर आप इस कंडीशन का भी सहारा लो तो लाइंस तो कभी भी पैरेलल नहीं है। तो यहां पे भाई गलत ऑप्शन मार्क हुआ हुआ है, खुदारा इनके ऑप्शंस को मत देखा करें, तभी मैं एक एक चीज खुद सॉल्व करवाता हूं कि देखो अगर आप यहां से इस कंडीशन का भी इस्तेमाल करते हो, तो भाई पैरेलल लाइंस की कंडीशन ये थी कि a1/a2 होगा, तो यानी कि a1 किसके बराबर है, a1 बराबर है 3 के, और मेरे पास a2 किसके बराबर है, a2 बराबर है 1 के। इक्वल टू के बाद b1 बराबर है किसके, -1 के, और b2 किसके बराबर है, -3 के। तो भाई ये दोनों आपस में बराबर तो नहीं है, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, तो 3 बराबर है किसके, 1/3 के। तो यानी कि लाइंस पैरेलल तो नहीं है, इसका मतलब लाइंस पैरेलल तो नहीं आ रही। अच्छा, अब मेरे पास दूसरा पॉइंट क्या आ सकता है, क्या लाइंस परपेंडिकुलर है, तो चेक कर लेते हैं भाई। अगर मेरी ये इक्वेशन आ रही है, तो अगर तो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, तो मैंने शॉर्टकट क्या बताया कि पहली वाली लाइन का जो भी हमारे पास y कोफिशिएंट आ रहा है, वो सेकंड लाइन का क्या होगा, x कोफिशिएंट होगा। फिर जो भी मेरे पास फर्स्ट लाइन का x कोफिशिएंट आ रहा है विद अपोजिट साइन, वो सेकंड लाइन का y कोफिशिएंट होगा, और कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो अब अगर गौर से अगर आप देखो, तो ये इक्वेशन तो फॉर्म नहीं कर रहा, इसका मतलब ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर भी नहीं है, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, या फिर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं मल्टीपल पॉइंट्स। आप इसको चेक कर सकते हो कैसे, कि जो मैंने आपको कंडीशन पढ़ाई उसके ऊपर सिंपल तरीके से, अगर आप देखो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर तो ये कंडीशन वेरीफाई होगी, तो इसका मतलब क्या है, लाइंस एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो भाई देखो a1 की वैल्यू क्या है, 3 के बराबर, a2 की वैल्यू है 1 के बराबर, इक्वल टू का साइन b1 किसके बराबर है, यानी कि फर्स्ट लाइन का y कोफिशिएंट नेगेटिव का 1 है, b2 यानी कि सेकंड लाइन का y कोफिशिएंट नेगेटिव का 3 है। तो अगर आप गौर से देखो, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब है लाइंस एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो भाई इसके अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन गलत गिवन है, ये दो ऑप्शन देखो रिपीट हो रहे हैं ना, तो एक ऑप्शन के अंदर ये होगा कि m और end इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट। तो अगर तो ये ऑप्शन गिवन होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि ये इंटरसेक्ट मल्टीपल पॉइंट्स पे नहीं कर रही, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करती मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर, यानी कि इनफिनाइट पॉइंट्स के ऊपर, उस सूरत के अंदर a1/a2 b1/b2 के बराबर होना चाहिए था। तो यानी कि यहाँ पे तीन ऑप्शंस आपको गलत गिवन है, और चौथा ऑप्शन भी आपको गलत गिवन है। तो आपको नहीं पता है चौथे ऑप्शन में क्या चीज गिवन थी, तो वो उसका करेक्ट आंसर होता। खैर, ये इस क्वेश्चन की लॉजिक थी। आई होप आई हैव क्लियरिफाइड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में दो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें पढ़ाई हैं। पहले नंबर के ऊपर, अगर कभी भी दो लाइंस पैरेलल होंगी तो कंडीशन क्या होती है, दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो कंडीशन क्या होती है, या फिर अगर दो लाइंस आपस में एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या कंडीशन होगी, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी कंडीशन क्या होगी, और अगर दो लाइनें इनफिनाइट पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, या फिर आसान भाषा में को इंसिडेंट लाइंस हैं, तो उस सूरत में कंडीशन क्या होती है। पांच कंडीशन जो मैंने आपको पढ़ाई हैं, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एमसीक्यूज इसके ऊपर सॉल्व होते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा, ये बार बार मैं आपको चीजें बता रहा हूं। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है, लेट द रियल वैल्यू फंक्शन f एंड x बी डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 3x प्लस का 1 एंड gx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का x, द एक्सप्रेशन ऑफ f इनटू gx, यानी कि कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। भाई देखो, कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो, हमेशा याद रखिएगा, जो जिसके पेट में होता है ना, उस फंक्शन में डाला जाता है। यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहा है, f इंटू gx, तो यानी कि देखो gx का जो फंक्शन है वो f के पेट में जाएगा। तो आपने करना क्या है, जो भी gx का फंक्शन आ रहा है fx के अंदर जहां जहां x आ रहा है वहां पे डाल दो। तो भाई क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास f इंटू जी एक्स, 3 का 3 एज इट इज, और इस x के अंदर, इस इनपुट के अंदर मैं g के फंक्शन को प्लेस कर दूंगा। सही है, फिर आगे आ रहा है प्लस का 1, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 1 एज इट इज का एज इट इज। तो खाली एक ही ऑप्शन देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। कहता है y इंटरसेप्ट की वैल्यू बताइए और स्लोप की वैल्यू बताइए, अगर इक्वेशन गिवन है आपको 2x, ये भाई 3r गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 3y माइनस का 2 इक्वल टू 0, y इंटरसेप्ट निकालना है तो y तो ऑब्वियसली गिवन होगा ना भाई। तो आपके पास ये इक्वेशन आ रही है, आपको इसका y इंटरसेप्ट बताना है और स्लोप बताना है। देखो y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं,
हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में अगर कभी भी आपको क्या निकालना है, वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट निकालने का कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर आप कभी भी अपनी इक्वेशन में x की वैल्यू को जीरो करें, x की वैल्यू को जीरो करने पे जो y की वैल्यू अचीव होती है उसको दुनिया में कहा जाता है y इंटरसेप्ट की वैल्यू। सही है ना? तो अगर मैं इस इक्वेशन में अपनी x की वैल्यू को जीरो करता हूं तो 2 इंटू 0, आगे आ रहा है प्लस का 3y, आगे आ रहा है माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो भैया देखो ये खत्म हो जाएगा, माइनस का 2 जब दूसरी तरफ जाएगा ऑब्वियसली सी बात है प्लस का 2 बन जाएगा, तो मेरे पास y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 2/3 के बराबर। यानी कि y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, 2/3 के बराबर। तो भाई मेरा आंसर होगा एक ही ऑप्शन में, देखो प्लस का 2/3 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट वन। मगर आप स्लोप भी निकाल लो भाई, स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी लीनियर इक्वेशन का स्लोप अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है नेगेटिव का a डिवाइडेड बाई बी, नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का, a का मतलब होता है x कोफिशिएंट जो कि 2 के बराबर है, b का मतलब होता है y कोफिशिएंट जो कि 3 के बराबर है। तो स्लोप की वैल्यू होगी नेगेटिव का 2/3 के बराबर। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, एग्जामिनर कह रहा है सॉल्विंग द इक्वेशन 2 की पावर 2x नेगेटिव का 3 इंटू 2 की पावर x प्लस का 2 प्लस का 2 की पावर 5 इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे आपका आंसर किसके बराबर आएगा, एग्जामिनर मासूमियत के साथ ये चीज पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन में देखो लॉजिक क्या है, एग्जामिनर कह रहा है 2 की पावर में क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, फिर आगे आ रहा है माइनस का 3 इंटू 2, और आगे पावर में क्या आ रहा है, x प्लस का 2, फिर आगे आ रहा है प्लस का 2 की पावर 5 इक्वल टू 0। एग्जामिनर कहता है कि भैया कैसे सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने पे x के आंसर्स क्या आएंगे वो बताना है। अब दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, एक तरीका या तो भैया आप पहले उसको सब्स्टिट्यूट करवाओ, 2 की पावर 2x को या 2 की पावर 2 को आप y के बराबर सपोज कर लो और फिर सॉल्व करवाओ, वो आपकी मर्जी पे आता है। मगर सॉल्व करने का आसान तरीका ये कि आप बारी बारी ऑप्शंस को डाल के चेक कर लो। सही है, आप बारी बारी ऑप्शन को डाल के चेक कर लो, जिस ऑप्शन के ऊपर वो सेटिस्फाई करता है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करेक्ट आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले पहले ऑप्शन को देखता हूँ तो जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे वन डाल देते हैं, पहले ऑप्शन में 1,4 है ना, तो जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे जरा वन डाल के चेक करते हैं। तो माइनस का 3 इंटू 2 का 2, 1 प्लस का 2, ये बन जाएगा 3 प्लस का 2 की पावर 5, तो 2 की पावर स्क्वायर होता है 4, 2 की पावर क्यूब होता है 8, तो 8 इंटू 3 ये बराबर आ गया 24 के, प्लस का 2 की पावर 5 इज 25, 2 की पावर 5 सॉरी 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 इज 32 के बराबर। सही है, तो माइनस का 24 प्लस का 32 किसके बराबर होगा, माइनस प्लस के 8 के, तो किसके बराबर होगा, प्लस के 8 के, तो 4 प्लस का 8 ये 0 के बराबर तो नहीं आ रहा, इसका मतलब ये वेरीफाई नहीं कर रहा। अच्छा भाई अगर मैं सेकंड ऑप्शन को देखता हूँ जहां पे ऑप्शन आ रहा है 2,3 का, तो जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे जरा 2 डाल के चेक करते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 का 2 पावर में 2 इंटू एक्स, तो एक्स की जगह पे 2 आ गया, फिर माइनस का 3 अगेन 2 का 2, और एक्स की जगह पे 2 प्लस का 2 4 बन गया, फिर प्लस का 2 की पावर 5 32 आ गया, तो 2 की पावर स्क्वायर क्या होता है, 4 ही होता है ना बेटा, सिंप्लीफाई कर दो, 2 की पावर 5 4 क्या हो गया, ये हो गया 16 के बराबर, माइनस का साइन अगेन देखो 2 की पावर 4 क्या है 16, तो 16 इंटू 3, हम सबको पता है कि भाई 16 थ्रीजर किसके बराबर होता है, 48 के बराबर, किसके बराबर होता है 48 के बराबर, प्लस का 32 का 32, तो 16 में से अगर मैं 48 को माइनस करता हूँ तो 8 में से अगर 6 को निकालोगे तो जाहिर सी बात है 2 बचेगा, और 4 में से 1 निकालोगे तो 3 बचेगा, क्योंकि नेगेटिव के अंदर बड़ी वैल्यू नेगेटिव के, तो नेगेटिव का साइन आएगा, तो देखो नेगेटिव का 32 प्लस का 32 क्या देगा, 0 देगा, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, 2,3 करेक्ट आंसर है। आप बाकी ऑप्शंस को भी डाल के चेक कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आएगी, वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बेटा? ये इसको हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना एक कर्व है, उस कर्व का एरिया, द एरिया इंक्लोज बाय अ कर्व y इज इक्वल टू cos x, यानी कि एरिया अंडर द कर्व का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। आगे कहता है आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स गिवन है, तो कहता है इसका जो भी आंसर आएगा इज द सेम एज डैश, यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से किसके बराबर आपका आंसर सिमिलर होगा, तो चेक करना पड़ेगा बेटा ये तो हमें। अब देखो कैसे चेक करेंगे, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई जब तुम क्या करते हो, अगर तुम इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हो, किसके ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हो, cos x के ऊपर, आपको लिमिट्स क्या गिवन है, एक लिमिट गिवन है 0, एक लिमिट गिवन है π/2 के बराबर इंटू dx का dx, कहता है इसका जो भी आंसर आएगा बताओ इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके वो बराबर होगा सेम आंसर। चेक कर लेते हैं भैया, चेक करना पड़ेगा, चेक के बगैर कर नहीं सकते। cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, cos x का इंटीग्रेशन होता है सिंपल sin x के बराबर। आपकी यहाँ पे अपर लिमिट क्या है π/2 की, लोअर लिमिट है 0 की, तो भाई सिंपल तरीके से यहाँ पे एक दफा आ जाएगा sin π/2, और फिर हमारे पास आ जाएगा sin 0 का sin 0। सही है ना भाई, नॉर्मल सी बात है। sin π/2 क्या होता है, sin π/2 बराबर होता है 1 के, और sin 0 बराबर होता है 0 के, यानी कि मेरा फाइनल आंसर आ गया 1 के बराबर। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या, 1 के बराबर। अब हमें बारी बारी इस चीज को चेक करना पड़ेगा। सो भाई अगर मैं बारी बारी इस चीज को चेक करता हूँ, देखो पहले ऑप्शन में एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन
पाई बाय 2 0, साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो भाई अगर तो ये क्वेश्चन करेक्ट है ना, तो अगेन इसके ऊपर भी सेम आंसर मुझे मिलना चाहिए। तो देखो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है नेगेटिव के कॉस एक्स के बराबर। जो भी आपकी लिमिट्स आ रही हैं उनको आपने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, जो भी आपकी लिमिट्स आ रही है आपने एज इट इज लिख दिया, तो नेगेटिव की वैल्यू बाहर आ गई। अब देखो मैं यहाँ पे जब अपनी लिमिट्स को अप्लाई करूंगा तो क्या बन गया, ये एक दफा हो जाएगा कॉस पाई बाय 2 माइनस का कॉस 0। हमें पता है कि भाई साइन और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकेटेड एंगल्स देते हैं। तो भाई कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 बराबर होता है बेटा 0 के। दुनिया के अंदर हमारे पास कॉस 90 किसके बराबर होता है, कॉस 90 बराबर होता है किसके, कॉस 90 बराबर होता है हमारे पास 0 के। वाइल कॉस 0 बराबर होता है किसके, 1 के। तो नेगेटिव नेगेटिव ये प्लस का 1, यानी कि यहां से भी आपके पास पॉजिटिव का 1 ही आ रहा है, तो यानी कि इसके ऊपर भी आंसर आपको सेम मिल रहा है। मगर चूंकि एक ऑप्शन आ रहा है ऑल ऑफ दी अबव का, तो मुझे बाकी ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे। तो मैं जल्दी से जरा ऑप्शन नंबर सी को भी चेक कर लेता हूं। तो भाई अगेन यहाँ पे नेगेटिव की वैल्यू बाहर मौजूद है। इंटीग्रेशन जब साइन एक्स पे अप्लाई करेंगे तो देखो, इंटीग्रेशन अगर मैं साइन एक्स पे अप्लाई करूंगा तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेगेटिव का कॉस एक्स। मगर यहाँ पे लिमिट्स का गिवन है पाई और पाई बाय 2। यहाँ पे लिमिट्स का गिवन है पाई और दूसरी लिमिट आ रही है पाई बाय 2 की, सही है ना, पाई और पाई बाय 2 की। तो नेगेटिव नेगेटिव, इसको नेगेटिव साइन को बाहर फेंक दिया, ये पॉजिटिव बन गया। अब सिंपल तरीके से एक दफा ये आ गया कॉस पाई, फिर दूसरी दफा ये क्या आ गया, दूसरी दफा ये मेरे पास आ गया कॉस पाई बाय 2। अब देखो cos 180 क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा दुनिया का ये बुनियादी असूल है कि cos 180 डिग्री बराबर होता है किसके, नेगेटिव के 1 के, सही है। और माइनस का साइन है, दैट इज cos पाई बाय 2 क्या होता है, अगर हमें सिंपल तरीके से cos 90 डिग्री लेना है तो ये बराबर होता है 0 के। तो ये बन गया माइनस का 1 माइनस का 0, क्या बन गया, माइनस का 1 और माइनस का 0। क्योंकि देखो cos 180 डिग्री क्या होता है, cos 180 डिग्री दुनिया के अंदर बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है सिंपल तरीके से हमारे पास नेगेटिव के 1 के, और हमारे पास सिंपल तरीके से जो कॉस पाई बाय 2 होता है बराबर होता है 0 के। तो इसका आंसर तो ओवरऑल नेगेटिव का 1 आ रहा है, तो ये तो वेरीफाई नहीं कर रहा। बराबर आ गया, नेगेटिव 1 के बराबर आ गया, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना ऑल ऑफ दी अबव, ये तो गलत है गई। क्योंकि देखो एक इसका आंसर आ रहा है पॉजिटिव का 1, जबकि इसका आंसर आ रहा है नेगेटिव का 1। इसका मतलब ये तो हमारा ऑप्शन नंबर सी कभी भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि देखो हमारे पास कॉस एक्स अपर लिमिट पाई बाय 2 लोअर लिमिट 0 के ऊपर आपका आंसर क्या आया था, 1 के बराबर। एग्जामिनर ने आपसे कहा था कि भाई cos x की इंटीग्रेशन अगर तुम करते हो इन लिमिट के साथ, तो जो आंसर आएगा वो आंसर इन चारों ऑप्शन से किसके बराबर आ रहा है, तो खाली ऑप्शन नंबर ए के बराबर आएगा ना। क्योंकि देखो बाकी तो आपके दो ऑप्शन गलत हो गए ना, क्योंकि इस ऑप्शन को मैंने जब चेक करा ऑप्शन नंबर सी को, तो इसका आंसर आ रहा है नेगेटिव 1 के बराबर, जबकि मुझे आंसर चाहिए था प्लस का 1। तो इसका मतलब ये तो गलत स्टेटमेंट हो गई। तो करेक्ट आंसर खाली फिर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट। देखो बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए के बराबर। मैं दोबारा से पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं इन केस किसी बच्चे को अगर बात क्लियर ना हो सकी हो, हालांकि मैंने बहुत डिटेल में समझाया, बात क्लियर होनी चाहिए। कि भाई देखो एग्जामिनर आपसे कह रहा था कि इंटीग्रेशन अगर आप cos x पे अप्लाई करते हो, आपकी अपर लिमिट पाई बाय 2 की है, लोअर लिमिट 0 की है, तो इसका जो भी आंसर आएगा ना इन चारों में से सिंप्लीफाई करने पे किसके बराबर वो आएगा। तो भाई अगर आप इन चारों ऑप्शंस को सिंप्लीफाई करोगे तो ये खाली किसके बराबर आएगा, ऑप्शन नंबर ए के। तो ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, सही है ना। तो इसका क्योंकि देखो आपका जो क्वेश्चन में इंटीग्रल फंक्शन गिवन था उसका आंसर 1 के बराबर आ रहा है, तो खाली साइन एक्स पाई बाय 2 और 0 का आंसर क्या आएगा, 1 के बराबर। तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है गिवन डेट। अच्छा तो बेटा अब देखो हमारे पास तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है 2 माइनस का 25, और मैट्रिक्स गिवन है 1 x 3 इक्वल टू के बाद 21, द वैल्यू ऑफ x इज डैश। अब देखो अगर तो मैं कंसीडर करता हूं कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक आ रही है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसे करके लिखा हुआ हो 2 इंटू नेगेटिव का 25, और यहाँ पे आ रहा हो 1 x और 3। अगर तो मैं ये कंसीडर करूं तो ये गलत स्टेटमेंट है। उसके पीछे रीजन ये है कि बेटा दुनिया में कभी भी दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई खाली उस वक्त कर सकते हो जब सेकंड मैट्रिक्स की आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रॉस के बराबर होते हैं। दुनिया में कभी भी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की एक बुनियादी कंडीशन होती है, और वो ये होती है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ रॉस इन द सेकंड मैट्रिक्स। तो अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ कॉलम जो कि फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर आ रहे हैं ये आ रहे हैं 2 के बराबर, और नंबर ऑफ रॉज जो सेकंड मैट्रिक्स के अंदर आ रही है 3 के बराबर है। तो यानी कि स्टेटमेंट वेरीफाई नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये तो आपके पास यानी कि मैट्रिक्स नहीं गिवन, यानी कि 2 माइनस 25 इज नॉट अ मैट्रिक्स। तो अगर मैं इसको सिंपल नंबर कंसीडर करूं, तो अगर मैं सिंपल नंबर कंसीडर करता हूं तो 25 में से अगर आप 2 में से 25 को माइनस कर दो तो नेगेटिव का 23 बन जाएगा, सही है ना। ओके नेगेटिव का 23 बन गया। आगे क्या होगा भाई, आगे होगा अब ये नेगेटिव का 23 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, एक्स से भी होगा, 3 से भी होगा, तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा।
तो ये हो गया मेरे पास नेगेटिव का 23, और यहाँ पे भी हो जाएगा नेगेटिव का 23x, और यहाँ पे भी हो जाएगा नेगेटिव का 23 मल्टीप्लाई बाय 3, और इक्वल टू के बाद आ रहा है 21। तो अब ये स्टेटमेंट में कोई गलती आ रही है, तो भाई इस क्वेश्चन में कोई ना कोई गलती है जिसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व होने के काबिल नहीं है, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में एक इशू आ रहा है, और वो इशू ये है कि स्टेटमेंट के अंदर वो टाइपिंग मिस्टेक है। या तो भाई ये 1x होगा, या फिर ये आपके पास क्वेश्चन में कोई और चीज यहाँ पे गिवन होगी, क्योंकि देखो अगर तुम्हें यहाँ पे इसको मैट्रिक्स कंसीडर करता हूँ ना, तो यहाँ पे मैट्रिक्स की कंडीशन वेरीफाई नहीं कर सकते आप। मैट्रिक्स की कंडीशन मल्टीप्लिकेशन की वेरीफाई नहीं हो रही, इसका मतलब क्वेश्चन की स्टेटमेंट या तो गलत है, या फिर यहाँ पे कोई टाइपिंग एरर गिवन है। सही है ना? तो इट्स इम्पॉसिबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइपिंग मिस्टेक आ रही है। सही है। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, ये आ रहा है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर कहता है अ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा कैन बी एक्सप्रेस एस 2 टाइम्स ऑफ कॉस 60 प्लस आयोटा साइन 30, या फिर cos 60 प्लस आयोटा साइन 60, या फिर cos 60 प्लस आयोटा साइन 60, या फिर cos 630 प्लस आयोटा साइन 30। तो भाई पहले वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। 2 का 2 एज इट इज, और cos 60 किसके बराबर होता है? हम सबको पता है cos 60 बराबर होता है साइन 30 के, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 1/2। ओके। और साइन 30 क्या होता है? साइन 30 होता है अगेन 1/2 के। तो भाई जो बाहर वाला 2 है अंदर जाके टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो सिंपल ये 1 प्लस का आयोटा बन जाएगा। पहले ऑप्शन के ऊपर ही सेटिस्फाई हो गया। अच्छा, अगर आप दूसरा ऑप्शन चेक करना चाहो तो भाई cos 60 बराबर होता है 1/2 के, प्लस का आयोटा साइन 60 बराबर होता है √3 डिवाइडेड बाई 2 के। तो ये तो आपके पास ये आंसर आएगा। हमें क्या निकालना था? देखो एग्जामिनर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 प्लस का आयोटा आपको किस फंक्शन पे मिलेगा। तो भाई आपको पहले ऑप्शन पे ही मिल रहा है ना, क्योंकि देखो cos 60 बराबर होता है 1/2 के, और आयोटा साइन 30 भी बराबर होता है 1/2 के। तो जब 2 बाहर वाला 2 अंदर वाली टर्म से आके मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे वाले 2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो सिंपल आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा के। इस तरीके से फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। भाई बताओ आसान है कि नहीं आसान? आप बोलोगे सर ये बहुत आसान है। अरे बेटा आसान नहीं है, आसान इसको बनाया गया है। भाई ये तमाम की तमाम ट्रिक्स आपको बैजेस के अंदर पढ़ाई जा रही होती हैं। खैर, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स ए आ रहा है, और मैट्रिक्स ए क्या आ रहा है? ये आ रहा है के, यहां पे आ रहा है 0, यहां पे आ रहा है 0, और यहां पे आ रहा है पी। एग्जामिनर कहता है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट पी एंड के इज ए प्लस ए इनवर्स इक्वल टू के बाद 2i। यानी कि एग्जामिनर कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास पी और के की क्या वैल्यू होगी कि जिसके ऊपर जब तुम ए को ए इनवर्स के साथ सिंप्लीफाई करते हो तो तुम्हें आंसर में क्या मिलता है? 2 टाइम्स ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वेयर आई स्टैंड फॉर द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसको चेक करना पड़ेगा आपको बारी बारी। तो भाई देखो, अगर मैं, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर तुम a प्लस ए इनवर्स करते हो तो आंसर में क्या मिलता है? 2 टाइम्स ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कह रहे हैं के और p की ऐसी क्या वैल्यूज होंगी कि जिसके ऊपर मैट्रिक्स ए का, अगर तुम मैट्रिक्स ए का इनवर्स के साथ ऐड करवाते हो तो आंसर में 2 टाइम्स ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। तो भाई ये बहुत सिंपल सी लॉजिक है। वैसे इस क्वेश्चन को लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हो, और हाथ से करना चाहो तो हाथ से भी कर सकते हो। आप हाथ से कैसे सॉल्व करोगे कि आप बारी बारी ऑप्शंस का सहारा लो। तो पहला ऑप्शन आ रहा है के और p की वैल्यू 1 और 1, तो जहां पे के और पी आ रहा है, यहां पे 1 और 1 डाल दो, तो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया ये। सही है। अब अगर मैं इस ओरिजिनल मैट्रिक्स का इनवर्स लूंगा, तो याद रखिएगा आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो भी क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेसिक लॉजिक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स भी क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर मैं फाइनली फिर इन दो मैट्रिसेस को ऐड करवाऊंगा, तो ऐड करवाने पे क्या मिल जाएगा? ऐड करवाने पे मुझे मिल जाएगा 2 0 0 और 2। तो यहां से आप 2 को कॉमन ले लीजिए। तो 2 को जब कॉमन लोगे तो फाइनली आपको क्या अचीव हो जाएगा? ये आपको अचीव हो जाएगा 1001। यानी कि कहने का मकसद क्या है कि खाली आपके पास ये एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसपे सिंप्लीफाई हो सके, जिसपे क्लासिफाई हो सके, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से फाइनली ये क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। तो भाई यहां पे हमारे पास ईकेट का 2016 का पेपर अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचता है। इसमें मैंने काफी सारे क्वेश्चन 2018 के पेपर्स के भी डाले थे। दो चीजों का आपने हमेशा ख्याल रखना है बेटा। सबसे पहले नंबर के ऊपर मैंने ईकेट के 2024 के पेपर्स ऑलरेडी सॉल्व करवाए हुए हैं। खुदारा उस लेक्चर को लाजमी तौर पे लीजिएगा। और ये जो लेक्चर सीरीज मैं डाल रहा हूं, जिसमें 2010 का, 2011 का, 2012 का, 2016 का, 2017 का पेपर और 18 के कुछ क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं। इन लेक्चर्स को लाजमी तौर पे लो बेटा। ये पास्ट पेपर्स के लेक्चर्स आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेंगे। इसके अलावा आप चूंकि बैच में जब मौजूद हो, तो बैच के जो लेक्चर्स हैं भाई उनको लाजमी तौर पे कवर करो। फॉर्मूलाज अपने रिवाइज करके जाओ। आप अगर इन पेपर्स को देखो तो भाई आपके पास फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा पूछे जा रहे होते हैं। बेसिक अलजेब्रा के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे होते हैं, उसका आपने बड़ा ख्याल रखना है।
दूसरे नंबर के ऊपर बेटा आपने कोशिश करनी है कि लाजमी तौर के ऊपर चीजों को कवर अप करो। और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो बैच को खुदारा ज्वाइन करो, क्योंकि इस बैच में आपकी ना सिर्फ यूईटी की तैयारी कवर होगी, बल्कि यूईटी के साथ साथ बेटा कंप्लीट फंक की तैयारी कवर होगी, जिसमें फास्ट भी आती है, नस्ब भी आती है, जीआईकेआई भी आती है, प्याज भी आती है, कॉमसेट्स भी आती है, एनईडी भी आती है, मैरान भी आती है, आईबीएसईएस भी आती है। देखो बैच ज्वाइन करने का फायदा क्या होता है? बैच का सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि आपको लाइव क्लासेस का एक्सेस मिलता है। आप तमाम चीजों को लाइव ले सकते हो, एक एक चीज को आप तरीके से बैठ के पढ़ सकते हो। तो लाइव क्लासेस के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाएगा, कंप्लीट एप्टीट्यूड का। सेकंड नंबर के ऊपर जो भी लाइव क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है। थर्ड नंबर के ऊपर आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं सेम पैटर्न के ऊपर, जैसे कि नस्ट का होता है, फास्ट का होता है, एनईडी या आईबीए का होता है। तो हर चीज आपको बहुत डेप्थ में जाके, बहुत डिटेल में जाके आपको तरीके से कवर करवाई जाती है, पढ़ाई जाती है। तो लाजमी तौर पर बैच को ज्वाइन करें। आपको प्रैक्टिस मटेरियल सारा का सारा हम प्रोवाइड करते हैं। आपको तमाम के तमाम टॉपिकल पास पेपर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी क्वेरी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपकी क्वेरी के सेशंस अलहदा से कंडक्ट किए जाते हैं। तो आपने उसका भी हिस्सा बनते हुए एक अलहदा फीचर होता है जो हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस होती हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, एनालिटिकल रीजनिंग हो, लॉजिकल रीजनिंग हो। आपके पास ईकेट के बैचेस अलग होते हैं, नस के बैचेस अलग होते हैं, बिजनेस स्कूल्स के बैचेस अलग होते हैं। एनबीएस में अगर आप अप्लाई करो नस बिजनेस स्कूल के अंदर, या अगर आप एमडी कैट के लिए अप्लाई करो तो आपकी डेडिकेटेड फैकल्टी अलग होती है। तो पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी बेटा आपको तमाम की तमाम चीजें पढ़ाती हैं। तो लाजमी तौर के ऊपर आप इस बैच को ज्वाइन करिए। इसमें आपकी वन टाइम फीस होती है और आपकी पाकिस्तान की तमाम टॉप की यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करवाई जा रही होती है। तो इंशाल्लाह ताला जबरदस्त आपसे बैच की क्लास में मुलाकात होगी। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।